हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग यानी कि अधिगम। अधिगम क्या होता है? लर्निंग यानी कि सीखना, जिसे हम अधिगम बोलते हैं। तो सीखना क्या है? जैसे कि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, आज हम हर चीज़ सीखनी है। तू सीख जेबे तोरो के सिखा देम, चिंता करे की जरूरत नहीं है। एक टाइम चाहे लोग बोलते हैं एक टाइम आई जब सब कोई सीख जाला, ठीक बा। तो जो सीखना है, सिखाना, ये सब क्या है, लर्निंग क्या है, आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग। क्या सीखने के भी प्रकार होते हैं? तो हाँ, सीखने का भी प्रकार होते हैं, तो आज हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी कि जो चीज़ हमने सीखा है उसका कहाँ कहाँ स्थानांतरण करते हैं, स्थानांतरण होता है कि नहीं होता है, तो इन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, ठीक है। ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पेडागोजी में भी पूछे जाते हैं, देखिए। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लिखा है सीडीपी बोथ पेपर। देखिए, सीडीपी की जो पढ़ाई होती है वो दोनों पेपर में आती है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों। ऐसा नहीं है कि पेपर 1 के लिए अलग सीडीपी होगा, पेपर 2 के लिए अलग होगा, ऐसा नहीं है। आपने सीडीपी की एक क्लास पढ़ी तो ये दोनों पेपर में आएंगे, पेपर 1 और पेपर 2 में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जानेंगे कि लर्निंग होता क्या है, लर्निंग का डिफिनीशन क्या है, ठीक है। क्योंकि आज तक हम लोगों ने बस यही जाना कि आज हम लोगों ने सीखा है, कैसे सीखा है, तुम भी सीखोगे, तुमको भी सिखा देंगे, तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि हमने लिखा है कि बिहेवियर चेंज, यानी कि अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि आपने कुछ सीखा है, यानी कि आपको कुछ लर्निंग हुई है, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं कि हमारे घर पर लोग आते हैं, छोटे बच्चे देखते हैं, तो लोग कहते हैं कि पहले और लइकवा कैसन बिहेव ना रहे, लेकिन अब बहुत शांत हो गया। यानी कि क्या हुआ, पहले वो बहुत बदमाशी करता था लेकिन अब वो शांत हो गया, यानी कि उसके बिहेवियर में चेंज हुआ। और बिहेवियर में चेंज होना क्या कहलाता है? बिहेवियर में चेंज होना आपका लर्निंग हो गया, बच्चे ने कुछ सीखा है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नॉलेज गेन, यानी कि आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई है, ठीक है। जैसे कि हर पेरेंट्स बोलता है, लोग कभी-कभी जिनके बच्चे बचपन में कमज़ोर हो तो वो क्या बोलते हैं कि पहले हमार लइका बहुत कमज़ोर है लेकिन अब देखिए बहुत तेज़ हो गइल, बहुत चीज़ के ओकरा नॉलेज हो गइल। मतलब क्या है कि बच्चे अब सीख रहा है, बच्चा ने बहुत कुछ सीखा है। और जो चीज़ ये सीखा है जिससे उसके नॉलेज में वृद्धि हुई है, ये भी क्या है, बच्चे ने लर्निंग किया है, बच्चे ने कुछ सीखा है, ठीक है। तो ये भी आपका लर्निंग का डेफिनिशन हुआ। इसके बाद बात करते हैं चेंज इन थिंकिंग, यानी कि आपके सोचने समझने में जो सोचने समझने की आप में पहले क्षमता थी, अब उसमें परिवर्तन हो गया, ठीक है। जैसे कि देखिए, ये भी है कि मान लेते हैं यहाँ पर चेंज इन थिंकिंग, जो चीज़ आप बचपन में देखते हैं कि जो चीज़ के लिए आप लड़ते थे, वो चीज़ अब बड़े होने के बाद आसानी से उस चीज़ के लिए आप मतलब उसको इग्नोर कर देते हैं, नहीं लड़ते हैं। लेकिन बचपन में वही चीज़ के लिए दूसरे को मार देते थे, पीट देते थे, दाँतें काट लेते थे, लेकिन अब यही होगा, नहीं होगा। अब बोलते हैं चलो ठीक है, या फिर गलती से किसी से चोट भी लगे तो क्या बोलते हैं, अपने ही से भी सॉरी बोलते हैं, सॉरी सॉरी गलती हो गया। लेकिन बचपन में तू मेरा मरलिस का है, ले उसको भी मारेंगे। तो ये जो चेंज आ रही है आपके थिंकिंग में, आपके बिहेवियर में, आपके नॉलेज में, ये सभी क्या है, ये सभी आपके डेफिनेशन है लर्निंग के, यानी कि आपने कुछ सीखा है। इसके बाद साथ साथ आपके स्किल्स में, आपके वैल्यू में, आपके एटीट्यूड में जो परिवर्तन आया है, ये भी क्या है, ये भी एक लर्निंग का पार्ट है, लर्निंग का डेफिनेशन है, ठीक है। समझ गए लर्निंग क्या है? अगर आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, आपके नॉलेज में गेन है, यानी कि आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है, आपके सोचने समझने की क्षमता में चेंज आई है, या फिर आपके स्किल, आपकी वैल्यू, आपके एटीट्यूड में जो परिवर्तन आया, यही सब क्या है, आपके लिए लर्निंग है। यही सब सीखना है जो आप सीख रहे हैं, अभी भी आप सीख रहे हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है कैरेक्टरिस्ट ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्निंग की विशेषता क्या है, सीखने की विशेषताएं क्या होती है। देखिए, यहाँ पर पहले लिखा है कि लर्निंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस क्या होता है? कंटिन्यूअस मतलब सतत होता है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आज हमने पढ़ लिया, 10 दिन हम छोड़ दिए, फिर से उस चीज़ को स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि वो चीज़ आप भूल रहे हैं। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? देखिए, इसके बाद बात करते हैं ग्रेजुअली, यानी कि स्लो प्रोसेस है। लर्निंग क्या है? स्लो प्रोसेस। ऐसा थोड़ी नहीं है कि मान लेते हैं बच्चा ने कोई जन्म लिया, उसको कह देंगे देखो ये तुम्हारे मम्मी है, ये तुम्हारे पापा है, ये तुम्हारे भाई बहन है, ठीक है। तो उसी समय बच्चे को याद आ जाएगा, हाँ मम्मी, अब मम्मी बोलना शुरू कर दे। तो ऐसा नहीं है, बच्चा बहुत धीरे धीरे सीखता है। पहले वो मम्मी को देखकर ही करेगा, इसके बाद धीरे धीरे उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, फिर इसके बाद माँ 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 पा पा ऐसे करता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे वो बोलना शुरू करेगा और अंतिम में एक वर्ड बोलेगा माँ, यानी कि वो क्या है, कंटिन्यूअस सीख रहा है, धीरे धीरे करके वो सीख रहा है, ठीक है। और ये क्या है? स्लो, यानी धीरे धीरे सीख रहा है, और कंटिन्यूअस यानी कि लगातार सीख रहा है। तो लर्निंग क्या है आपकी? सीखना क्या है? सीखना धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस है। इसके बाद क्या है? ये बहुत स्लो प्रोसेस है, आदमी धीरे धीरे करके सब चीज़ें सीखता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ देखिए, लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि जीवन भर चलने वाली प्रोसेस है। अगर आपने जन्म लिया तो अब आपको सीखना है, जन्म से आप सीखते रहेंगे जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए, तब तक, यानी कि मृत्यु तक इंसान कुछ ना कुछ सीखते रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए कि लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, या जीवन भर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और यह धीमी चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर लिखा है लर्निंग एक गोल ओरिएंटेड है, यानी कि लक्ष्य उन्मुखी है। देखिए,
आप सीखते हैं, बहुत लोग अभी क्या कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पढ़ रहे हैं कि अच्छा हमें सीटेट पर मतलब सीटेट निकालना है, तो अब क्या आप पढ़ क्यों रहे हैं कि अच्छा हमें सीटेट निकालना है, मेरा ये गोल है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए भी लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं, ठीक है, उस चीज़ को सीखते हैं कि हमें सीटेट कैसे निकालना है। तो ये भी क्या है, ये भी एक गोल ओरिएंटेड है। यहाँ बात करते हैं, लर्निंग एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोसेस है। मैंने आपको पढ़ाया था CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एजुकेशन, इवोल्यूशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर भी आपने पढ़ा था कॉम्प्रहेंसिव मतलब क्या होता है, व्यापक होता है। व्यापक में क्या था, आपके शैक्षिक क्षेत्र भी आए थे और सहशैक्षिक, यानी कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो अदर एक्टिविटी है वो सभी क्या थे, ये भी इसमें कॉम्प्रहेंसिव मतलब व्यापक में आते थे, ठीक है। तो ये भी क्या है, लर्निंग का एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोसेस है। आप पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अदर एक्टिविटी के मतलब अदर एक्टिविटी में भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो आप समझ में आया। जैसे कि मान लेते हैं आप कोई गेम खेलते हैं, उस गेम में हार गए, तो बाद में क्या बोलते हैं, हमरा ना पहले पता रहे गेम कैसे खेला जाए, लेकिन अब हमरा बुझा बोले ऐसे खेला जाए, यानी कि आपको उसके बारे में नॉलेज हुआ, आपने उसके बारे में जाना, आपने उसके बारे में सीखा, और आप कहते हैं कि फिर से खेलम, अब की बार तो पक्का जीतम। यानी कि क्या है, ये कॉम्प्रहेंसिव प्रोसेस है, व्यापक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि बहुत सारे फैक्टर है जिनका इफेक्ट पड़ता है लर्निंग पर। देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि कह रहा है कि बहुत सारे फैक्टर है जिसका इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है लर्निंग पर। कौन सा, तो आपका यहाँ पर है फिजिकल स्टेट और इमोशनल स्टेट। फिजिकल स्टेट में बात करते हैं कि जब आप देखेंगे बहुत आप थके हुए हैं, ठीक है, जैसे कि स्कूल लाइफ में चलते, देखिए स्कूल लाइफ में होता था कि आपका एक 7 पीरियड में एक पीरियड आपको खेलने वाला दिया जाता था कि ठीक है आप जाकर ग्राउंड में खेलेंगे, ठीक है। बच्चे वहाँ से खूब खेल उल के आएंगे, एकदम पसीना पसीना हो जाएंगे, लथपथ हो जाएंगे, और उसके जस्ट बाद आपके मैथ की घंटी आ जाए, तो उसमें क्या होता था, इतनी में से कब सबका सर पकड़ लेता था, सर से बोलते सर आज मत पढ़ाई, पढ़े लिखे का मन नहीं है। यानी कि जब तक बच्चा फिजिकली तौर पर तैयार नहीं है, उसका शारीरिक मतलब क्षमता है कि अभी हम नहीं पढ़ पाएंगे, तब अब तक उसको नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। तो फिजिकली स्टेट क्या है कि अगर मान लेते हैं बच्चा थका है, उसको शरीर से दिक्कत है, जैसे कि मान लेते हैं बच्चे का एक पैर फ्रैक्चर है, और आप ले आकर उसको कह रहे हैं चलो नहीं आज तुमको पढ़ना है, बच्चे को पढ़ने मन लगेगा, नहीं लगेगा। बच्चे अगर मन से थका है, एकदम उसका सर में दर्द है, फिजिकली उसको कुछ प्रॉब्लम है, पेट दर्द कर रहा है, और उसको आप पढ़ने बैठा दे तो पढ़ेगा, कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा। यानी कि जब तक बच्चा फिजिकली फिट ना हो तब तक वो नहीं पढ़ सकता, कुछ नहीं सीख सकता है वो। इसके बाद बात करें यहाँ पर इमोशनल स्टेट की। इमोशनल स्टेट देखिए, इमोशंस की बात करते हैं, तो ये वाला जो स्टेट है ना, इसको तो आप अपने लाइफ में भी देखिए। मान लेते हैं आज आपको मतलब सपोज कीजिए आपको किसी से सबसे ज़्यादा लगाव है, और वो व्यक्ति आपको आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप क्या होंगे, आपको मतलब इमोशनली आपको बहुत हर्ट होगा। मान लेते हैं आपका इमोशनली हर्ट हुआ, आप मतलब बहुत रो रहे हैं, अंदर से तकलीफ है आपको, तो क्या आपको कोई कह देगा कि चलो आज पढ़ने बैठो, तो पढ़ने मन लगेगा, 10 गो उसको भी बात बोल कर हटा दीजिएगा, यानी कि आप नहीं पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात करें, जब आप इमोशनली आपको इमोशन बहुत दिक्कत है अंदर से, तो आप क्या करेंगे, आपको खाने पीने में मन नहीं लगेगा, एकदम अस्थिर बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे, ना खाने पीने में मन लगेगा, ना आप किसी से बोलने मतलब समाज के कोई व्यक्ति आए, जैसे फ्रेंड आए, कोई भी आए, आपको उससे बोलने का भी मन नहीं करेगा, एकदम अकेले बैठे रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं, आपका शरीर भी फिट नहीं रहेगा, एकदम आलसी, मतलब बहुत कुछ हो जाता है। अगर आप इमोशनली ठीक नहीं है तो बच्चा कुछ भी नहीं सीख सकता है। यहाँ समझ में आया। तो बच्चे ये भी क्या है, ये इफेक्ट डालते हैं लर्निंग पर। अगर बच्चे को फिजिकली स्टेट में कोई प्रॉब्लम है, फिजिकली रूप से प्रॉब्लम है, उसके बॉडी में दिक्कत है, पेट दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, नहीं पढ़ सकता है, तो उस स्थिति में वो नहीं सीख सकता है, कितना भी आप उसे सिखाने की कोशिश कर ले, ठीक है। जैसे कि कोई कहता है ना कि ये वाला चीज़ है, पढ़ो पढ़ो, और आपका सर में दर्द है, आपका कहेंगे अरे हटाओ ना यार, मेरा एकदम मन नहीं आज कुछ करने का। यानी कि क्या है, आपको फिजिकली आप फिट नहीं है, आप कुछ चीज़ को नहीं सीख सकते हैं, आप इमोशनली फिट नहीं है, आप किसी चीज़ को नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए बात करते हैं, एक आता है अनलर्निंग क्या है। अनलर्निंग क्या है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो गलत चीज़ें हमने सीखा उसको भूल कर उसके जगह पर अगर हम सही चीज़ें सीखते हैं तो उसे हम अनलर्निंग कहते हैं। और अनलर्निंग भी क्या है, तो ये भी एक लर्निंग का पार्ट है। जैसे कि मानते हैं कि बच्चा कहीं से गलत चीज़ें सीखा है, ठीक है, उसे नहीं मालूम है। सपोज कीजिए कि मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे लिखा है 23 और 43, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, बच्चा ने इधर से जोड़ा 4 2 6 3 3 9, ठीक है, यहाँ से सॉरी यहाँ पर 4 2 6 और 3 3 6, ठीक है। तो ये ऐसे जोड़ा, मतलब इधर से जोड़ा, और ये बच्चा ने सीख लिया है, और इसको फिर दूसरे चीज़ों में मतलब इसको अप्लाई कर रहा है कि जोड़ ऐसे होता है, लेकिन बाद में उसको मालूम चला कि नहीं, जोड़ ऐसे नहीं होता है, हम इधर से जोड़ेंगे तो 3 3 6 और 4 2 6, यानी कि इधर से जोड़ने की प्रक्रिया सही है, लेकिन बच्चे ने क्या सीखा था, इधर से, यानी कि गलत सीखा था। लेकिन भाई जोड़ना तो वो सीखा ना, कहीं से भी सीखा, चाहे इधर से सीखा चाहे उधर से सीखा। यानी कि अनलर्निंग भी लर्निंग का एक मतलब पार्ट है, जहाँ पर हम कुछ गलतियाँ करने के बावजूद भी उसमें सुधार लाते हैं और फिर उसके जगह
तब हम सही चीज़ें सीखते हैं। तो यही बात है कि बच्चे ने जुड़ना सीखा लेकिन वो गलत सीखा, और फिर अब क्या करेगा, अब उसको मालूम चल रहा है कि हमने गलत सीखा है, तो अब वो इधर साइड से जोड़ना शुरू करेगा। यानी कि वो अपने गलत स्थान को हटाकर, जो गलत चीज़ें सीखा है उसको हटाकर वो सही चीज़ें सीखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनलर्निंग। और अनलर्निंग हमारे जीवन में हमेशा आया हुआ है। हम लोग भी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, बहुत चीज़ें गलत सीखते हैं, फिर धीरे धीरे बाद में हमें मतलब उसका अनुभव होता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो फिर हम उस गलती को साइड करते हैं और फिर हम सही चीज़ें सीखते हैं। तो वो क्या होता है, ये अनलर्निंग है, और बिना गलती के तो हम कुछ सीख ही नहीं सकते। समझ में आया? तो यहाँ तक समझ में आया कि अनलर्निंग क्या है। अनलर्निंग है जो गलत चीज़ें हमने सीखा उसको भूलकर उसकी जगह पर अगर हम सही चीज़ सीख रहे हैं तो ये अनलर्निंग है, और अनलर्निंग भी आपके लर्निंग का पार्ट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि लर्निंग दो तरह की होती है। लर्निंग आप सीखते भी दो तरह से है कि पहले क्या है, विथ फैसिलिटेटर, यानी कि सुविधा के साथ। अगर मान लेते हैं, अगर आपने सीटेट की प्रिपरेशन करना है, ठीक है, तो आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि बिना कोचिंग के हम कैसे सीटेट पास करें। आपको बता दिया जाता है कि बिना कोचिंग का आप सेल्फ स्टडी करिए। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। यानी कि आप यहाँ पर बात करते हैं, देखिए फिर से इसको समझते हैं। विथ फैसिलिटेटर मतलब सुविधा के साथ। अब क्या करें, सपोज कीजिए यहाँ पर कि मान लेते हैं आप सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और आपको दिक्कत हो रही है, कहीं नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या होगा, तो आप तुरंत क्या करेंगे, गूगल से सर्च करेंगे, आपको गूगल का साथ मिल जाएगा। आप अपने से बड़े से पूछेंगे, आप अपने टीचर से पूछेंगे, या फिर यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं कि ये क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या होते हैं, किसी न किसी सुविधा के साथ सीखते हैं, मतलब आपको कोई सुविधा प्रोवाइड की जाती है जिसकी वजह से आप तुरंत सीख जाते हैं। ठीक है, एक तो आप किसी की हेल्प लेने के साथ साथ सीखते हैं, और दूसरा क्या है, विदाउट फैसिलिटेटर, यानी कि बिना सुविधा के। बिना सुविधा हो गया कि हमें भाई किसी से नहीं मदद लेना है, हम जो पढ़ेंगे अपने से पढ़ेंगे, बस हमें किसी का साथ नहीं चाहिए। तो वो क्या होता है, विदाउट मतलब बिना सुविधा के, हमें हेल्प नहीं चाहिए, बिना हम कोचिंग के, बिना वीडियो के अपने से पढ़ेंगे। लेकिन देखा गया कि जो बच्चे सुविधा के साथ पढ़ रहे हैं उनकी जो लर्निंग की स्पीड है वो बहुत तेज है, और जो बच्चे खुद से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, किसी की मदद नहीं ले रहे, ना गूगल की ले रहे हैं, ना किसी की, बात अपने में पढ़ रहे हैं, तो देखिए उनकी लर्निंग थोड़ी सी मतलब कम रहेगी। क्योंकि क्या है कि यहाँ तो इनको साथ मिल गया है। जैसे कि मान लेते हैं आपने हमसे पूछा, कमेंट किया कि मैम लर्निंग क्या है, आपको तुरंत जवाब मिला कि लर्निंग क्या है। ठीक है, या तो मिल गया, आपने तुरंत उसको समझ लिया। एक होता है कि नहीं, हमें किसी की हेल्प नहीं लेनी है, अब वो खुद से ढूंढता रहेगा क्या है, उस पर उसका टाइम बर्बाद होगा। यानी कि लर्निंग के जो एकदम प्रक्रिया है, टाइम है, वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर है कि आप सुविधा के साथ सुविधा के साथ सीखिए, जो चीज़ें आपको ज़रूरी है तुरंत आसानी से मिल जाए, प्रोवाइड हो जाए, तो और जहाँ आपको दिक्कत है कोई आपको हेल्प कर दे। ठीक है, तो यह है लर्निंग दो तरह से होती है। ऐसा नहीं कि इसमें लर्निंग ना हो, दोनों में होगी। ठीक है, एक आपको सुविधा दाता के रूप में, मतलब सुविधा के साथ भी होगा, और एक बिना सुविधा के भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं कि लर्निंग को अच्छा बनाने के लिए, देखिए अब हमें सीखने को और अच्छा बनाना है तो हमें कैसे सिखाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि ओल्ड लर्निंग को कनेक्ट करो न्यू लर्निंग से। ठीक है, देखिए मान लेते हैं अभी जो हमारी उम्र है, अगर हम 6-7 में पढ़े, तो उस समय उतना ये नहीं था कि हम लोग ऑनलाइन जाकर पढ़ सकते थे वगैरह। तो उस समय क्या था कि हमें पढ़ाया जाता था, मान लेते हैं मानव पाचन तंत्र पढ़ाया गया, तो हमें बस बता दिया गया कि हम मुंह से खाते हैं, नीचे पेट में आता है, फिर छोटी आंत में आता है, बड़ी आंत में जाता है, फिर एनएस से निकल जाता है। ठीक है, हमने ये से पढ़ा। लेकिन अभी क्या है, अभी न्यू लर्निंग क्या है, हम इसे 3D डायग्राम में देखेंगे कि भोजन कैसे कैसे जाता है, क्या कुछ उसमें मिलता है, एकदम इमेजिन के साथ दिखेंगे, तो हमारा क्या है, लर्निंग और तेज मतलब इम्प्रूव हो गया। ठीक है, तो यही कह रहा है कि हमें क्या करना है, जो बच्चा ओल्ड लर्निंग मतलब पहले से सीखा है उसको हम न्यू लर्निंग के साथ कनेक्ट करें। ये भी हो सकता है, या फिर ये भी कर सकते हैं कि मान लेते हैं जैसे हिंदी पेडागोजी में आप लोग पढ़ रहे होंगे मातृभाषा। ठीक है, तो वहाँ देखिए बच्चा स्कूल में आया, ठीक है, बच्चे को हिंदी में मालूम है, अपनी मातृभाषा में उसे मालूम है कि सेव कोई फ्रूट है जिसका नाम सेव है। ठीक है, और इंग्लिश में उसे हम क्या पढ़ा रहे हैं, एप्पल 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 ऐसे करके पढ़ा रहे हैं। अब बच्चे को मालूम है नहीं एप्पल कौन सी होता है, तो हमें क्या करना है, उसके जो प्रीवियस नॉलेज है, जैसे कि वो एप्पल को हिंदी में जानता है कि सेव है, तो हमें उस सेव को कनेक्ट करना है कि देखो सेव को इंग्लिश में हम लोग एप्पल बोलते हैं। ठीक है, या तब उसके दिमाग में आएगा कि अच्छा मतलब उसको इंग्लिश में बोलते हैं, तब वो सीखना शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर हम उसे डायरेक्ट, बच्चा इंग्लिश मीडियम के स्कूल में आया, उसकी मातृभाषा यानी कि उसका ओल्ड जो लर्निंग है बच्चे ने जो पहले से सीखा है उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे और बस उसको एप्पल 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 करके पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे एप्पल मतलब होता है क्या, एप्पल क्या है। लेकिन वहीं हम बताएंगे कि एप्पल मतलब सेव होता है, तो तुरंत कनेक्ट कर लेगा कि अच्छा उसको तो हम खाए हैं। तो यही है कि हमें क्या करना, ओल्ड लर्निंग को कनेक्ट करना है किससे, न्यू लर्निंग से। ठीक है,
जो बच्चे ने पहले सीखा है उसको लेकर चलना है, उसको आगे पढ़ाना है। इसके बाद बात करते हैं कि स्कूल की लर्निंग को कनेक्ट करना है बाहरी दुनिया से, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं बच्चा घर पर आता है, आते थे अगर वो कुछ नई चीज़ें एकदम सीखा रहेगा जो उसके लिए एकदम नया हो, तो आते आते क्या बोले मम्मी से लिपट के कि मम्मी आज हम स्कूल में ना ये चीज़ सीखे, आज हम वही सीखे हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि ठीक है, जो स्कूल में बच्चे ने लर्निंग किया, जो स्कूल में बच्चे ने सीखा, अब उसको उसकी मम्मी का क्या काम है कि उसको हम बाहरी जीवन में अप्लाई करने के लिए सिखाए, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं स्कूल में आपको कोई डिश बनाने के लिए सिखाया गया, खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो बच्चा ने आकर कहा कि आज हमने ये चीज़ सीखा है, टीचर ने हमें ये चीज़ सिखाया है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि आप उसको बाहरी दुनिया में अब आप घर पर उसे अप्लाई करने के लिए बच्चे को बोल सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये लर्निंग को स्कूल से जो स्कूल की जो लर्निंग है उसको कनेक्ट करना है बच्चे की बाहरी दुनिया में। बच्चे ने अगर स्कूल में उसको बताया कि टाइगर ऐसे वैसे होते हैं, तो हमें क्या करना है कि चलो इसको बाहरी दुनिया में लेके चलते हैं, असली में जाकर उसको टाइगर दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लर्निंग को आप रियल लाइफ से कनेक्ट करें। यही बात है कि आपने जो कुछ सीखा है, जैसे कि आपने अभी टाइगर के बारे में सीखा, ठीक है, कि वो उसके बारे में आपने जो चीज़ सीखा, तब इसे हम बाहरी दुनिया में ले चलेंगे। चलो सभी बच्चों को जू में ले चलो, चिड़ियाघर में ले चलो और वहाँ उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखाओ, रियल चीज़ें दिखाओ, तो बच्चे अपने अनुभव से उस चीज़ को सीख लेंगे, ठीक है। तो वही है कि लर्निंग को आप रियल लाइफ से कनेक्ट करो, यही दोनों चीज़ें यही हैं कि स्कूल की जो लर्निंग है उसे कनेक्ट करो बाहरी दुनिया से, या फिर जो चीज़ें आपने सीखा उसे कनेक्ट करो रियल लाइफ से, ठीक है। इतना समझ में आया। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि लर्निंग सोशल एक्टिविटी है। ये आपके ऑप्शन में बार बार आ जाते हैं कि लर्निंग क्या है। लर्निंग एक सामाजिक एक्टिविटी है, सामाजिक क्रियाकलाप है। देखिए समाज क्या है, तो स्कूल, हमारा जो स्कूल है वो समाज का एक छोटा सा रूप है, ठीक है, जहाँ पर हम समाज में भी बहुत कुछ सीखते हैं, तौर तरीके, रहन सहन, सब कुछ सीखते हैं। आपको समाज में ही सब कुछ मालूम होगा, ठीक है। समाज का एक छोटा सा पार्ट आपका स्कूल हो गया। आप स्कूल में भर दिन मतलब कम से कम 6 से 7 घंटे स्कूल में बिताते हैं। आप वहाँ तरह तरह के लोगों से, तरह तरह के बच्चों से मिलते हैं जो अलग अलग धर्म के होते हैं, तो उनसे भी बहुत कुछ आप सीखते हैं, स्कूल से सीख के आते हैं। फिर इसके बाद आप घर पर समाज में तौर तरीके सीखते हैं, अपने रिलेशनशिप में जाते हैं वहाँ सीखते हैं, आप किसी शादी ब्याह में गए वहाँ से सीखते हैं। तो ये क्या है, लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है, सामाजिक क्रियाकलाप है, जहाँ से आप हर कुछ सीखते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में। अब बात करते हैं, देखिए लर्निंग सोशियो कल्चर एक्टिविटी है। सोशियो कल्चर मतलब सामाजिक सांस्कृतिक एक्टिविटी है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे कि बच्चे अलग अलग धर्म से आते हैं, कोई बच्चा हिंदू धर्म का होगा, कोई मुस्लिम धर्म का होगा, कोई सिख धर्म का होगा, कोई ईसाई धर्म का होता है, और भी धर्म होते हैं। तो समझिए कि कोई अलग अलग धर्म से आते हैं। तो देखिए मान लेते हैं जो बच्चा जिस धर्म का है उसकी संस्कृति को वो तुरंत सीख जाता है, तुरंत मतलब उसको मतलब देखेगा सीख जाएगा, ठीक है। लेकिन वही बात करते हैं, सपोज कि हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो मुस्लिम धर्म के या फिर क्रिश्चियन धर्म के जो भी वहाँ पर कल्चरल एक्टिविटी होती है वो बच्चा नहीं जानता, उसके बारे में उसे कोई नॉलेज नहीं रहती है, ठीक है। तो यही पर कह रहा है कि लर्निंग इससे भी प्रभावित होती है, क्योंकि हम अपने कल्चर का सभी कुछ बहुत जल्दी सीख लेते हैं बजाय दूसरे के, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं खुद का एग्जांपल देती हूँ। देखिए जब हम लोग 10th में थे, 8, 9, 10th जो हमारा स्कूल था, ये एक मिशन स्कूल था, क्रिश्चियन स्कूल था। तो जहाँ पर हमें नहीं मालूम था कि जो क्रिश्चियन में जो फेस्टिवल होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो हमें बस मालूम था कि कोई भी फेस्टिवल है तो उसे हम हैप्पी करके मतलब करते थे, हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी दिवाली। तो वहाँ पर एक बार गुड फ्राइडे आया था, हमें नहीं मालूम था क्या है, तो हमने अपने दोस्त को, जो क्रिश्चियन मेरी फ्रेंड थी, उसको मैंने विश किया हैप्पी गुड फ्राइडे, ठीक है। क्योंकि हमें उसकी संस्कृति के बारे में नहीं मालूम था कि हमें वहाँ पर हैप्पी नहीं लगाना है। गुड फ्राइडे एक शोक का दिन होता है, हमें नहीं मालूम था, तो हमें दूसरे की संस्कृति के बारे में नहीं मालूम है, हमने उसको बोला हैप्पी गुड फ्राइडे। लेकिन ये है कि उसने हमें रिप्लाई किया कि ये मतलब हैप्पी कहने वाला नहीं है, उसके बारे में हमें बताया, तब हमें मालूम चला। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा सीखना है हमारे कल्चर पर डिपेंड करता है कि हम किस संस्कृति से है। अगर हम तब जिस संस्कृति से हम हैं उसके बारे में हम बहुत कुछ सीखते हैं, बिना किसी के सिखाए भी, बस हम देख के सीख लेते हैं। लेकिन हम दूसरी संस्कृति के बारे में हमें नॉलेज नहीं होता है, तो ये भी आपका बहुत इफेक्ट पड़ता है सोशियो कल्चर एक्टिविटी का, ठीक है। याद रखिएगा लर्निंग और ये आपका ये वाला, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि आपको हम जब एनसीए पढ़ाए थे तो उसमें आपको बताए थे कि जो लर्निंग है वो डेवलपमेंट, जैसे कि जिस बच्चे का लर्निंग हो गई है, मतलब बच्चे ने इतना कुछ सीख लिया है तो उसका डेवलपमेंट हो गया है। जिसका डेवलपमेंट हो गया है उसने, जैसे कि समझिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर बच्चे का डेवलपमेंट हुआ है तो उसकी लर्निंग भी हो गई है, अगर बच्चे की लर्निंग हो गई है तो जाहिर सी बात है उसका डेवलपमेंट उतना हो गया, ठीक है। यानी कि लर्निंग और डेवलपमेंट क्या है, एक दूसरे के सिक्के के एक दो पहलू है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं, देखिए कुछ कंडीशन जिसमें बच्चे को सिखाया जाए। यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें बच्चों को सिखाया जाए। यहाँ पर हमने लिखा है रेडनेस। देखिए बच्चे सीखने के लिए रेडी हो
उसके लिए कई नियम हो सकते हैं। देखिए, इसी को बोलते हैं रेडनेस, कि बच्चे सीखने के लिए रेडी हो तो उसके लिए हम कई नियम बना सकते हैं, हो सकते हैं। पहला क्या है? फिजिकली रेडी। जब तक बच्चा फिजिकली रूप से रेडी नहीं हो, हम उसे कुछ भी नहीं सिखा सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर बच्चे के पेट में दर्द है और आप कहेगा चलो मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करो, बच्चा सॉल्व करेगा, बजाय आपको तो घूर के देखेगा। इसके बाद बात करते हैं कॉग्निटिव लेवल। बच्चे को हम उस लेवल की, जैसे कि बच्चा मान लेते हैं अभी 3 क्लास में, उसको हम 10th क्लास का प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हैं, उसके लिए कॉग्निटिव लेवल है उतना वो पहुंच पा रहा है तो नहीं, तो हमें ये इसका भी ध्यान रखना है कि बच्चे की क्षमता कितनी है, किस लेवल पर है बच्चा, उसी लेवल की चीज़ें हमें उसे सिखाना है, तो उस लेवल की चीज़ें बच्चा जल्दी सीखेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इमोशनली सीखने के लिए रेडी हो। मतलब उसके इमोशन, मन नहीं कर रहा है, एकदम अंदर से चिड़चिड़ा है, गुस्सा है, एकदम नहीं किसी से बोलना चाहता है, उस स्थिति में आप कहेंगे चलो तुम कोई मैथ का सोल्यूशन, मतलब मैथ का प्रॉब्लम सिखाते हैं, सीखेगा? एकदम नहीं सीखेगा। जैसे कि मैंने आपको वही एग्जांपल दिया स्कूल लाइफ वाला, कि 7 पीरियड में एक पीरियड ऐसा होता था जहाँ पर बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजा जाता है। बच्चा खेल के आया उधर से, जस्ट उसके बाद मैथ की क्लास हो जाए। एक तो मैथ से सभी बच्चों को डर, वहीं नहीं पढ़ेंगे वो, और उसके बाद खेलने के बाद सब बच्चे थके रहेंगे, एकदम पसीना से लथपथ रहेंगे, और टीचर आ जाए मैथ के खड़ूस, तो बच्चे का क्या हो जाएगा? एकदम मन लेगा, कुछ अलग उल्टाएगा, कुछ उसका अलग मन करेगा, कोई दूसरे में से छाप के ले जाएगा, कुछ टीचर को बोलेगा। तो ये क्या है? बच्चा फिजिकली रूप से रेडी नहीं है, एकदम पसीना से लथपथ है, सर में दर्द भी होता है खेलने के बाद, मतलब एकदम अलग शरीर थका थका हो जाता है। आप उस स्थिति में नहीं सीख सकते हैं। इमोशनली जब आपके इमोशन पर कुछ गहरा प्रभाव पड़ा है, नहीं सीख सकते उस स्थिति में भी। कॉग्निटिव लेवल मैच होना चाहिए, बच्चे की क्षमता जितनी हो उसी लेवल की आप उसे चीज़ें सिखाएंगे, तभी बच्चा सीखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखिए लर्निंग कई तरीकों से होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी आपके पेडागोजी में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं, देखिए लर्निंग कई तरीकों से होता है। कैसे होता है? देखिए, पहले बात करते हैं एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, ठीक है। एक्सपीरियंस हो गया, अनुभव हो गया। कभी कभी आपको किसी चीज़ का अनुभव नहीं होता, आप जीवन जीना सीख रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपको कहीं पर धक्का लगता है तो आपको महसूस हो जाता है, आपने अनुभव कर लिया कि ओ, हमने वहाँ से कुछ चीज़ें सीखा है, ठीक है। जैसे कि देखिए, कहते हैं ना कि मान लेते हैं सीटेट का एग्ज़ाम है, आपके लिए नया है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि चलो हम देंगे एग्जाम, इतना तो अनुभव होगा ना कि किस तरह से क्वेश्चन आता है, हमने कितना बनाया, हमारा डर खत्म हो रहा है कि नहीं। तो ये क्या है? अनुभव है। अगर आप मतलब पास होना, सभी मतलब पास हो गए, लेकिन बच्चे ने अगर वो फेल हो गए एग्जाम, सीटेट की एग्जाम मान लेते हैं वो फेल हो गए, तो उन्हें अनुभव तो मिलेगा ना कि इतना देर का एग्जाम होता था, एग्जाम में ये ले जाना है, एग्जाम इतना सब्जेक्ट का एग्जाम होता था, इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं, आपको इसका ये हो जाएगा अनुभव। तो हम क्या करेंगे? हम अनुभव से भी सीख लेते हैं, बहुत कुछ चीज़ें अपने अनुभव से सीखेंगे। इसके बाद डूइंग एंड मेकिंग यानी कि स्वयं करना, स्वयं बनाना। देखिए, यहाँ पर बात करते हैं कि जब देखेंगे छोटे बच्चे को आपने कार दिया, 2 दिन वो बच्चा कार से खेलेगा, अगर फिर उसके बाद क्या करेगा? उसको तोड़ तोड़ कर ठीक कर देगा, चाहे वो कार खुद से टूट गया। तो वो क्या करता है? बच्चा लेकर, जैसे ही इसका कार टूटा तो वो आपको लेकर नहीं जाता है कि मेरा बना दीजिए, वो क्या करता है? स्वयं से बनाना शुरू करेगा, यानी कि क्या करेगा? स्वयं करेगा, स्वयं बनाएगा, ठीक है। जब तक उसको ना बन जाए तब तक वो स्वयं करेगा। अगर उसके बीच में कोई कहे कि लाओ मैं हेल्प कर दूं, तो नहीं देगा, कहेगा हम बना लेंगे, तुम्हारा जरूरत नहीं है। छोटा बच्चा ऐसे बोल देता है। इसके बाद जब तक उससे नहीं बने तब तक वो खुद बनाएगा, लेकिन अब लगेगा ना कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, तब वो कहता है कि भैया थोड़ा सा बना दो, या फिर दीदी थोड़ा सा बना दो, ठीक है। तो ये क्या है? डूइंग एंड मेकिंग। बच्चे को, जब बच्चे को स्वयं करने दीजिए, स्वयं कुछ बनाने दीजिए, उसको अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, वो अपने तरीका से सीखेगा, ठीक है। ये जो आपको वर्ड दिख रहा है एक्सपीरियंस, डूइंग एंड मेकिंग, ये एग्जाम में अगर आपके क्या बोलते हैं उसमें, ऑप्शन में अगर मिले तो ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस जहाँ होंगे, बच्चे को एक्सपीरियंस से सिखाओ, बच्चे को डूइंग लर्निंग बाय डूइंग यानी कि और खुद से बनाओ, खुद से सिखाओ, तो बच्चा वो ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद देखिए रीडिंग एंड लिसनिंग। देखिए, आपको उसमें पढ़ाया जाता होगा हिंदी पेडागोजी में कि भाषा के 4 कौशल है। कौन कौन? पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 2 कौशल दिख रहा है, रीडिंग एंड लिसनिंग यानी कि पढ़ना और सुनना, ठीक है। ये कौन सा कौशल है? ये ग्रहणात्मक कौशल है, जो बच्चे खुद ग्रहण करते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी क्या कर रही हूँ? रीडिंग यानी पढ़ा रही हूँ, आप क्या कर रहे हैं कि आप पढ़ भी रहे हैं और आप ध्यान से सुन भी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? इसको ग्रहण करें, आप पढ़ के ग्रहण कर रहे हैं, आप सुन के ग्रहण कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? ये दोनों भाषा के कौशल है। इसमें बच्चे कोई चीज़ को ग्रहण करता, अगर बच्चे ने कोई चीज़ ग्रहण किया तो यानी कि बच्चे ने वो चीज़ सीखा, यानी आपने पढ़ा, आपने सुना और आपने ग्रहण किया, तो यानी आपने इस चीज़ को सीख लिया, ठीक है। इसके बाद 2 चीज़ें और भी आती है, ये हो गया रीडिंग लिसनिंग, एक होता है राइटिंग और एक होता है स्पीकिंग, यानी कि लिखो और बोलो,
तो लिख कर हम किसी को कैसे अव्यक्त करते हैं, कुछ चीज़ लिख कर उसको दे देंगे या फिर हम बोल के दे देंगे, ठीक है। तो इसको अव्यक्त करना है। लेकिन यहाँ बात कर रहा है रीडिंग एंड लिसनिंग, तो ये क्या है, इससे बच्चा ग्रहण करता है कोई चीज़ को, और जब बच्चा खुद में ग्रहण कर ले तो वो चीज़ें सीख जाता है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं डिस्कशन एंड एक्सप्रेस। हमें बच्चों को आपस में डिस्कशन करने दीजिए, क्लास में किसी भी चीज़ के क्लास में डिस्कशन होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, और फिर क्या है उसे एक्सप्रेस करो, अभिव्यक्त करो कि देखो हमने ये सीखा, ये डिस्कशन हुआ, इससे क्या हुआ क्या नहीं। तो ये जो आपको दिख रहा ऑप्शन वर्ड डिस्कशन एंड एक्सप्रेस, ये भी आपका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बात करता है थिंक एंड रिफ्लेक्ट, सोचो और उसको बताओ, ठीक है। यहाँ पर बच्चे को सोचने दिया जाए, इस वजह से ये बच्चे सीखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, लर्निंग के कई तरीके हो सकते हैं, जहाँ बच्चे अपने अनुभव से सीखेंगे, जहाँ बच्चे खुद से करेंगे, खुद से बनाएंगे तो सीखेंगे। बच्चा खुद से पढ़ेगा, खुद से यहाँ पर सुनेगा तो वो भी सीखेगा। अगर हम क्या करते हैं, हम कोई चीज़ सुन के भी सीख लेते हैं, कोई चीज़ हम पढ़ के भी सीख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं डिस्कशन, चर्चा, जहाँ भी आपको डिस्कशन वर्ड आ जाए या फिर एक्सप्रेस वर्ड आ जाए, ये सभी आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है। ये सभी आपके ऑप्शन को सही करते हैं। थिंक आ जाए, रिफ्लेक्ट आ जाए, यानी कि बच्चे को सोचने समझने की अवसर दिया जाए, खुद से बच्चा सोचे, ऐसा नहीं है। देखिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, उसने टीचर से हाथ उठाकर पूछा, तो टीचर को डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन नहीं कर देना चाहिए। पहले टीचर को क्या कहना चाहिए, अच्छा तुम खुद से करने की कोशिश करो, जहाँ फंसोगे हम बताएंगे, एक बार खुद से करो, ठीक है। तो बच्चा एक बार खुद से करेगा, फिर उसको थोड़ा सा आप सपोर्ट करेगा टीचर, फिर बच्चा अपना खुद से करने लगेगा। यानी कि क्या है, बच्चे को सोचने का टाइम दो, उसे खुद से करने का टाइम दो, यहाँ होना चाहिए। इसके बाद देखिए एक्सपेरिमेंट, यानी कि बच्चे को क्या करना चाहिए, स्वयं से करने का अवसर देना चाहिए। बच्चा एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी चीज़ें सीखता है। जैसे कि स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ पर आपको जेसीबी बनाने के लिए दिया जाता था, ठीक है, वो सुई के सिरिंज से, तो हम लोग अपने से बनाते थे जेसीबी कैसे होता है, कैसे वो उठाता है। तो बच्चा इसमें स्वयं से बनाता है, स्वयं से बनाएगा तो उसका दिमाग क्या है, डेवलप्ड करेगा। तो यही बात है कि बच्चे को एक्सपेरिमेंट के द्वारा सीखने दो। देखिए ये जो आपके वर्ड दिख रहे हैं ये सभी पॉजिटिव टैग वर्ड है, जो आपको ये वर्ड दिख रहे हैं, और ये टैग वर्ड अगर आपके ऑप्शन में रहता है तो आपके ऑप्शन 100% सही होगा। जहाँ पर बच्चे को एक्सपीरियंस से सिखाना है, लर्निंग बाय डूइंग से यानी खुद से बनाने दो, ये होना चाहिए। बच्चे को पढ़ने दो, बच्चा अगर पढ़ के सीख रहा है, बच्चा अगर सुन के सीख रहा है तो भी सीखेगा। इसके बाद डिस्कशन, जैसे कि आप लोग भी कुछ चीज़ें पढ़ के सीखते हैं, कुछ चीज़ें आप सुन के सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिस्कशन करने दो, इसे एक्सप्रेस करने दो, बच्चा अगर चर्चा किया तो उसको बोलने दो, ठीक है। थिंक करने दो, बच्चे को सोचने दो, उसे रिफ्लेक्ट करने दो, और एक्सपेरिमेंट यानी कि बच्चे को क्रियाकलाप भी खुद से करने दो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं देखिए स्पीड ऑफ लर्निंग की। लर्निंग की स्पीड की बात करते हैं, स्पीड ऑफ लर्निंग की, तो यहाँ पर मैंने लिखा है नॉट फॉर एग्जाम। बच्चे को इस तरह से नहीं पढ़ाया जाना चाहिए कि सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं कि ये क्लास 5 जाएगा, हम क्लास 2 के लिए पढ़ा रहे हैं कि वो क्लास 3 में चला जाए, ठीक है। क्लास 3 के लिए पढ़ा रहे हैं कि वो बच्चा क्लास 2 एग्जाम पास कर क्लास 3 में चला। हमें क्लास फंदवाने के लिए नहीं पढ़ाना है, हमें क्या करना है, बच्चे के एग्जाम के लिए नहीं पढ़ाना है, हमें बच्चे को डेवलपमेंट के लिए पढ़ाना है, ताकि वो अपने फ्यूचर में यूज कर सके। इस जो चीज़ अभी सीखा है वो फ्यूचर में यूज करे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, नॉट फॉर एग्जाम। अगर ये ऑप्शन में दिखे तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट, देखिए मैंने यहाँ पर नॉट लिखा है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि देखिए नॉट फॉर एग्जाम है, सिर्फ एग्जाम के लिए रहता तो गलत हो जाएगा। हमें बच्चों को सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ाना है, कहीं भी दिखे नॉट फॉर एग्जाम तो ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमें बच्चे को एग्जाम के लिए सिर्फ नहीं पढ़ाना, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं प्रैक्टिस। बार बार हमें बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए नहीं देना है। मान लेता आपने जोड़ दिया है, ऐड करने सिखाया बच्चे को, अब 6-7 दिन से उसको जोड़ देते जा रहे हैं, बोर हो जाएगा बच्चा। टीचर से तुरंत वो बोल देगा कि मैम कुछ दूसरा चीज़ आज पढ़ाइए, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार उसको प्रैक्टिस करवाने से बच्चा हो जाता है बोर, ठीक है। तो हमें बार बार बच्चे को एक ही चीज़ का प्रैक्टिस नहीं करवाना है। अगर आपको कहीं एग्जाम में प्रैक्टिस दिखे, वो भी बार बार दिखे, बार बार प्रैक्टिस करवाओ बच्चे को, ये चीज़ बार बार प्रैक्टिस करवाओ, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, प्रैक्टिस बार बार नहीं करवाना है बच्चे को। यहाँ पर बात करते हैं चैलेंज। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि सीखने की स्पीड ऐसी हो जो बच्चे को चैलेंज दे, ठीक है। इस तरह से पढ़ाना है कि आगे कुछ करने के लिए बच्चा उत्साहित रहे, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही पढ़ा दिया नॉर्मल, ठीक है, उसका बोरिया बिस्तर में बंद करके बैग में डाल दिया, बस घूम रहा है, ऐसे नहीं पढ़ाना है बच्चे को। हमें बच्चे को कुछ भी चीज़ ऐसे सिखाना है जो आगे करने के लिए उसमें चैलेंज है, एकदम उत्साहित रहे कि ये काम हम कर देंगे, ठीक है। इस तरह से बच्चे को सिखाना है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि जिस स्पीड से आप बच्चे को सिखाएंगे वो बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं अभी आपको मैंने ये पढ़ाया,
आएंगे हम, ठीक है, बोलेंगे हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे लर्निंग दो टाइप्स के होते हैं, ट्रांसफर लर्निंग के दो तरफ से होता है, लर्निंग ऐसा होता है, लर्निंग वैसा होता है। मैंने आपको पढ़ा दिया, इसके बाद थैंक्स फॉर एवरीवन। आपने समझा नहीं समझा तो हमें क्या करना है कि जिस स्पीड से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, सिखाएंगे, वो बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ, सिखा रही हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है बच्चे क्या बोलते हैं स्कूल में, बाकी मैडम आवेली त इतना भौक भौक बक 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 करत रहली, कुछ बुझेबे ना करला, का पढ़ा लिखा इतना, इनका बोलिए ना समझ में वाला, का पढ़ावेली, कितना तेज पढ़ावेली, ऐसा बच्चे कमेंट करता है। तो ये क्या करना है कि हमें बच्चे का मेंटल लेवल चेक करना है कि बच्चे को कहाँ तक समझ में आएगा कि हमें उस तरह से पढ़ाना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आए। अभी हम पढ़ेंगे कि लर्निंग के टाइप कितने होते हैं और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं लर्निंग के टाइप्स। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि लर्निंग दो प्रकार की होती है। पहला कौन है, रोट लर्निंग, और दूसरा है मीनिंगफुल लर्निंग, ठीक है। देखिए जहाँ कहीं भी आपके एग्जाम में जैसे सीटेट के ऑप्शन में आपको रोट लर्निंग दिखे तो उसको देखते ही आप गलत काट दीजिएगा, और जहाँ दिखे कि बच्चे को मीनिंगफुल लर्निंग से पढ़ाया जाए तो वो ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। जहाँ आपको दिख जाए कि बच्चे को रोट मेमोराइज करना है, रोट लर्निंग करना है, सब कुछ रटाना है, तो वो चीज़ आपका गलत हो जाएगा। और जहाँ दिख जाए कि बच्चे को अंडरस्टैंड कराना है, मीनिंगफुल लर्निंग से पढ़ाना है, तो वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, क्यों इसको गलत मानते हैं और क्यों इसको सही मानते हैं। देखिए रोट लर्निंग का मतलब है, इसका सीधा साधा मतलब है कि रट्टा लगाना। आप किसी चीज़ को रट रहे हो, उसका बिना मतलब समझे, यही हुआ आपका रोट लर्निंग, ठीक है। अब हमें बच्चे को आप रट्टा लगवा रहे हैं कि ठीक है चलो पढ़ो। जैसे कि आप किसी चीज़ का रट्टा लगा रहे हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी। अब बच्चे को ना तो दिल्ली मालूम है कि दिल्ली क्या है, ना उसको भारत मालूम है भारत क्या है, बस आप उसको रट्टा लगा रहे हैं। और देखेंगे कि जो चीज़ हम रट्टे लगाए रहते हैं वो कुछ टाइम बाद हम भूल जाते हैं, ठीक है। वहीं हम मीनिंगफुल लर्निंग की बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि यहाँ हर चीज़ को समझा जाता है। मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब है किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना। मीनिंगफुल लर्निंग समझ से जुड़ा है। अगर आप बच्चे को कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं, उसका मीनिंग बता रहे हैं, जैसे कि आपने रट्टा लगवाया कि दिल्ली भारत की राजधानी, अब आप बच्चे को बताएंगे कि भारत हमारा देश है और यहाँ पर जो भी व्यवस्था है वो दिल्ली में होता है, इसीलिए दिल्ली को वहाँ की राजधानी बताई गई है, तो वहाँ दिल्ली भारत की राजधानी। इस तरह से अगर बताएंगे तो बच्चे को याद रखा, ओ मेरा देश का नाम भारत है, इसकी राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है, तो क्यों है। तो यहाँ पर बच्चा अंडरस्टैंड करेगा, उस चीज़ को समझेगा और उसको लाइफ टाइम तक याद रहेगा, क्योंकि उसका मीनिंग जान गया है कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब उसको बिना समझाए बस रट्टा लगवा रहे हैं, यहाँ पर दे दिए कॉपी पर कि दिल्ली भारत की राजधानी है, 10 लाइन लिख कर आ, उसको कुछ नहीं मालूम है, बस वो जैसे मन वैसे लिख दिया। तो ये आता है आपका रोट मेमोराइज, देखिए। और ये होता है अंडरस्टैंड करना, किसी भी चीज़ को समझना, तो वो क्या होता है, मीनिंगफुल लर्निंग होता है, ठीक है। मीनिंगफुल लर्निंग आपके फ्यूचर में काम आएगा, क्योंकि आपने उससे सीखा है, उससे जो उसका निचोड़ होता है, मीनिंग होता है, उसको आपने जाना है, तो ये आप फ्यूचर टाइम तक याद रखेंगे। जैसे कि कभी कभी अभी आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आप देखेंगे जैसे कि साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस में कुछ चीज़ें आपको जैसे कि 8, 9, 10th में टीचर ने जो पढ़ा है वो चीज़ें याद रहेगा, अभी तक आपको याद रखता है, यानी कि वो आपने मीनिंगफुल लर्निंग किया था। और कुछ चीज़ें आपको नहीं याद है, बस रट्टा मारे थे एग्जाम पास करने के लिए, वो चीज़ें आप भूल गए और आप दोबारा से पढ़ रहे हैं, तो वो कौन था, और वो रोट लर्निंग था, ठीक है। यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि लेक्चर मेथड ज़्यादा रोट लर्निंग को प्रभावित करता है। देखिए अब आपके एग्जाम में आ जाएगा लेक्चर मेथड, तो लेक्चर मेथड से बच्चों को पढ़ाओ, लेक्चर मेथड अच्छा है ये है, तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कभी भी हमें बच्चों को लेक्चर मेथड की तरह नहीं पढ़ाना है कि क्लास में आए बस बच्चे लेक्चर दिए, लेक्चर देकर चले गए, कौन बच्चा समझा, किसने लिखा, किसको क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आए, इस चीज़ पर हमने लेक्चर दिया, जैसे मान लेते हैं आप वाटर पढ़ा रहे हैं, या फिर आप समझिए कि अधिगम ही पढ़ा रहे हैं, तो बस आपने लेक्चर दे दिया, कुछ समझाया नहीं, जो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है बस उसको पढ़ते गए, बच्चा समझा सुना, कोई मतलब नहीं है, तो वो क्या होता है, रोट मेमोराइज होता है, रोट लर्निंग होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। देखिए रोट लर्निंग बहुत ईजी और लेस टाइम में होता है। ईजी क्यों है, जैसे कि मान लेते हैं आपको एक टीचर है और आपको सिलेबस कंप्लीट कराना है, कितना दिन में हमें सिलेबस कंप्लीट कराना है, आप क्या करेंगे, बस उसको लेक्चर मेथड की तरह हर एक जो चैप्टर है उसको पढ़ते जाएंगे, बिना समझाए हुए बच्चे को बोलेंगे कि आज ये चैप्टर पढ़ लिया, खत्म हो गया, तो ये क्या रोट लर्निंग हुआ, बच्चे ने कुछ सीखा नहीं, बस रट्टा मार लिया कि ठीक है पानी का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है, बस रट लिया, कैसे हुआ क्या हुआ उससे कुछ मतलब नहीं है, इसमें कौन कौन चीज़ों का यूज हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वही वो जानना चाहता है कि पानी के फार्मूला H2O आया तो ये कहाँ से आया, कैसे बना पानी, तो वो जाना तो मीनिंगफुल हुआ, लेकिन वो नहीं जाना, सिर्फ जान गया कि पानी का फार्मूला H2O है, वो उसने नहीं जाना, तो ये क्या हो गया, रोट लर्निंग हो गया, ठीक है। तो हमें बच्चे को कभी भी रोट लर्निंग से नहीं पढ़ाना चाहिए, हमें हमेशा बच्चों को मीनिंगफुल लर्निंग से पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चा उससे जो चीज़ आज पढ़ा उससे उसको
उसको कुछ सीख मिले, उस वो इस सीख को आगे अप्लाई कर सके, ठीक है। तो यही बात है कि देखिए यहाँ पर कह रहा है इसमें उस चीज़ से जुड़ी एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई भी चीज़ आप बच्चे को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको ले जाकर एक्टिविटी कराएंगे, ठीक है। उस बच्चा एक्टिविटी करेगा, खुद से करेगा, तो वो चीज़ें उसको याद रहेगा, अनुभव मतलब याद रहने का कारण उसके अनुभव में रहेंगे, ठीक है, जहाँ वो आगे उसको यूज कर सके। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इसमें टाइम लगता है, यह रोट लर्निंग से अच्छा है क्योंकि इसमें एनालिसिस करेगा। एनालिसिस मतलब क्या होता है, देखिए एनालिसिस मतलब होता है किसी भी चीज़ को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के देखना, ठीक है। मान लेते हैं अभी आपने सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप देखें सब्जेक्ट है, तो आप क्या कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं कि आज हम ये पढ़ेंगे, इतना देर इस पर टाइम देंगे, इतना देर इस पर टाइम देंगे, इस सब्जेक्ट में हम ये पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप यहाँ पर इसमें मीनिंगफुल लर्निंग में आप करेंगे एनालिसिस, आप क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग की बात है, देखिए आपने कोई चीज़ को यहाँ टुकड़ों में तोड़ा, आपने टुकड़ों में तोड़कर उसको समझने के लिए तोड़ा, अब क्या करेंगे, आप उसको समझेंगे यानी क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, उस पर सोच विचार करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, सोच विचार करेंगे तो आप समस्याओं को सॉल्व करेंगे खुद से। तो जो यहाँ पर बच्चे कोई भी समस्या को टुकड़ों में तोड़े, फिर उन टुकड़ों पर सोच विचार करें कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो ये सब प्रक्रिया किसमें, मीनिंगफुल लर्निंग में। तो हमें बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए, हमें बच्चे को इस तरह से पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे को सब चीज़ का मीनिंग मालूम हो, बच्चा खुद से अंडरस्टैंड कर सके, रट्टा नहीं लगाए, अंडरस्टैंड करे ताकि वो फ्यूचर में भी इसको अप्लाई करे, ठीक है। यही होता है मीनिंगफुल और लर्निंग और रोट लर्निंग। देखिए मीनिंगफुल लर्निंग अगर आपके ऑप्शन दिखे तो ये ऑप्शन आपका 100% सही होगा, और रोट लर्निंग, रोट मेमोराइज, जहाँ भी रटाना वाली बात हो जाए, रटंत विद्या हो जाए, रोट मेमोराइज, रोट लर्निंग, रटंत विद्या, ये सब क्या ऑप्शन आपके गलत है। जहाँ भी आपके रोट लग जाए वो आपका गलत है, और जहाँ आपको मीनिंगफुल सी तरह पढ़ाना पड़े वो ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं बात करती हूँ, यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की बात करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है, यानी अधिगम का स्थानांतरण क्या है। तो देखिए अधिगम का स्थानांतरण से मतलब है कि जो चीज़ मान लेते हैं आपने एक विषय में जो चीज़ को आपने सीखा, अगर उस चीज़ का अप्लाई आप दूसरे विषय में कर रहे हैं तो उसी को हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखी हुई चीज़ का यूज हम दूसरे चीज़ सीखने में यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि जब कोई सीखा हुआ कौशल दूसरे सीखने के कौशल को प्रभावित करता है तो उसे हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। यानी कि जो चीज़ें हमने सीख लिया है, उस सीखे हुए चीज़ को अगर हम कोई दूसरी चीज़ सीख रहे हैं, अगर उसमें हम यूज कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहलाता है, ठीक है। अब देखिए ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग आपके 3 तरह के होते हैं। एक आपका होता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अब हम देखेंगे कि इन तीनों का नाम पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो क्यों है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि पूर्व ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण नई चीज़ों को सीखने में सहायता करे तो वो आपका पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर आप बहुत पहले से आपने चीज़ें सीखी है, आपने उसका प्रशिक्षण लिया है, आपको उस चीज़ का अनुभव है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, और इसका जो आप नई चीज़ें आप सीखने वाले हैं उसमें अगर इन सब का यूज हो जा रहा है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जैसे कि इसका एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हम आपसे कोई कहता है, आप कहेंगे कि हमें बाइक चलाना है, तो लोग क्या पूछते हैं, साइकिल चलावे वाला, तो लोग कहते हैं कि हाँ तनी मुन सीखे है। तो क्या कहता है कि अगर तारा साइकिल पर कमांड है तो बाइक के आराम से कमांड कर लोगे। यानी कि अगर किसी को साइकिल चलाना आता है, हैंडल एकदम सीधे ऐसे पकड़ने आता है, चलने आता है, तो वो आराम से बाइक चला सकता है। यानी कि साइकिल चलाने वाला जो उसको अनुभव मिला है वो बाइक चलाने में यूज होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। जो उसने यहाँ अनुभव मिला है, यहाँ उसी अनुभव का यूज करके वो बाइक चलाना सीख जाएगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, जैसे कि देखिए अभी आप सीडीपी में क्या पढ़े, असेसमेंट पढ़े हैं, एनसीएफ पढ़े हैं, लेकिन हमने क्या बोला इसका यूज कहाँ होगा, लैंग्वेज पैडागोजी में भी इसका इन सब का यूज होगा, या फिर मैथ पैडागोजी, साइंस पैडागोजी में भी इन सब का यूज होगा। यानी कि सीडीपी में जो चीज़ें आपने अधिगम किया, जो चीज़ें आपने सीखी, वो दूसरे लैंग्वेज में, दूसरे के पैडागोजी में जाकर आपका यूज हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है, आपने पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग किया, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे कि आपने मैथ सीखा, ठीक है, आपने मैथ सीखा और मैथ का यूज आप देखेंगे कि फिजिक्स नोमेरिकल में बनाने में कर रहे हैं, केमिस्ट्री के नोमेरिकल बनाने में आप कर रहे हैं, तो नोमेरिकल में मैथ का यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यानी कि मैथ बनाने का अनुभव आपको पहले से है और उसी अनुभव का यूज करके आप दूसरा कौशल सीख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो ये है आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। दूसरी बात करते हैं निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है। देखिए किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव दूसरे कार्य को करने में घातक हो, यानी कि बाधा डालता हो, तो वो क्या हुआ, वो आपका निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुआ। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पर लिखा है लैंग्वेज प्रॉब्लम। मान लेते हैं अभी आपने हिंदी सीखा है, ठीक है,
हिंदी सीखा है, और आप चले गए हैं इंग्लैंड में, भारत में आपने हिंदी सीखा, आप चले गए इंग्लैंड में, अब वहाँ पर इंग्लिश सीखना है, तो आपको हिंदी जो सीखा है वो और दिक्कत करेगा, वहाँ पर आपको बोलने नहीं आएगा। तो वो दूसरी भाषा सीखने में अगर आपको पहले वाला चीज़ यूज़ नहीं हो रहा है और आपको दिक्कत महसूस हो रहा है उससे, तो वो क्या होता है, निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे कि हम ड्राइविंग की बात करते हैं, तो भारत में ड्राइविंग देखें कि राइट साइड से ड्राइव किया जाता है, ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप विदेश में देखेंगे तो वो ड्राइविंग के जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगा, आपको महसूस होगा कि हम राइट साइड से सीख, क्या फ़ायदा, हमको लेफ्ट साइड में दिक्कत हो रहा है चलाने में। तो वो क्या होता है, निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, मतलब जो पहले से चीज़ें आपने सीखी है, जिसका आपने अनुभव किया है, आपने प्रशिक्षण लिया है, वो दूसरे चीज़ों को सीखने में दिक्कत करवा रहा है, तो वो क्या होता है, निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्या होता है, जैसे कि देखिए, पूर्व ज्ञान, अभ्यास, अनुभव या नए कौशल को सीखने में ना तो बाधक हो, मतलब ना तो दिक्कत है, और ना ही वो सहायता करता हो, मतलब कोई मतलब ना वो दिक्कत कर रहा है ना वो सहायता कर रहा है, तो वो क्या होता है, बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। जैसे कि हमने देखिए, आपने 6 महीना से साइकिल चलाने की ट्रेनिंग ली है और आपने साइकिल सीख लिया, अब आप जाएंगे फिजिक्स सीखने, तो साइकिल सीखा हुआ कोई मतलब है फिजिक्स सीखने में, वहाँ पर थोड़ी नहीं पूछेगा कि साइकिल कैसे सीखे हो। तो यही हुआ जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ना तो इससे कोई फ़ायदा है और ना ही इससे कोई नुकसान है फिजिक्स सीखने में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आपने ज्योग्राफी, देखिए ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में आपने जो चीज़ पढ़ा तो ठीक है, पढ़ा तो पढ़ा, इसके बाद अगर आप फिजिक्स सीखने जा रहे हैं तो वहाँ पर ना तो ज्योग्राफी का कोई यूज है, ना ज्योग्राफी से आपको कुछ घटा है सीखने से, तो ये कौन सा हुआ, ये जीरो ट्रांसफर हुआ। देखिए, कहने का मतलब है कि जो चीज़ आप पहले से सीख चुके हैं, अगर उसका यूज दूसरे चीज़ों को सीखने में कर रहे हैं तो पॉजिटिव ट्रांसफर हुआ। निगेटिव की बात करें कि जो चीज़ आप पहले से सीख चुके हैं, अगर दूसरा कुछ सीख रहे हैं और उस सीखने में जो पहले वाली जो चीज़ें आपने सीखा है वो दिक्कत कर रही है, बाधा डाल रही है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है उससे, तो वो क्या हुआ, निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात है कि जो चीज़ें आपने पहले से सीख ली है उसका ना तो यूज, उसका जो आप नई चीज़ें सीख रहे हैं उसमें ना तो उसका वो बाधा डाल रही है, ना ही वो सहायता कर रही है, तो वो क्या हुआ, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है फैक्टर्स एंड इफेक्टिव लर्निंग। देखिए, लर्निंग के कुछ फैक्टर होते हैं, एक आपका इंटरनल फैक्टर है, एक आपका एक्सटर्नल फैक्टर है। सीखने के दो फैक्टर, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। अगर बच्चे में इंटरेस्ट है, उसका अपना इंटरनल है, अगर मान लेते हैं आप में इंटरेस्ट है कि हाँ हमें ये चैप्टर सीखना है, ये टॉपिक सीखना है, तो आप आराम से सीख लेंगे इसको, क्योंकि आपके अंदर इंटरेस्ट है, मोटिवेशन है कि इस बार कुछ भी हो जाए हम सीटेट पास करेंगे तो करेंगे, किसी भी हाल में करेंगे, तो ये आपके अंदर मोटिवेशन है और आप हर चीज़ को सीखेंगे, दम ऑटोमेटिक आप सीखने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर मोटिवेशन है कि हमें सीटेट पास करना है। इसके बाद देखिए फिजिकल स्टेट, वही बात हो गई, जब बच्चे में, अगर बच्चे के पेट में दर्द है, ठीक है, तो आप कितना भी उसको सिखा लीजिए वो नहीं सीखेगा। मान लेते हैं कोई बच्चा हॉस्पिटल में, उसको एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पर कोई आकर लेक्चर दे रहा है कि बस बाबू हाइसे गाड़ी चला चाहिए, कैसे चला, हाइसे चला चाहिए, हाइसे चला चाहिए, वहाँ पर उसको बच्चा जानते हैं क्या दिमाग में आएगा उसको, ये कहाँ से आ गई है पक पक करने के लिए, इसको हटाओ, मतलब वो दर्द में है और उसको लेक्चर कोई दे रहा है, तो वहाँ पर वो कुछ नहीं सीखेगा, उसको और इरिटेट होगा। तो यही कह रहा है कि अगर आपका फिजिकल स्टेट, यानी कि आपका शरीर की जो भी चीज़ें हैं प्रॉब्लम वो ना हो, बिल्कुल आप ठीक ठाक है, तो आप किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें प्रीवियस नॉलेज, अगर बच्चे के पास प्रीवियस नॉलेज है तो उसके माध्यम से भी बच्चा आसानी से किसी भी चीज़ को सीख सकता है। कॉग्निटिव लेवल की बात करें, अगर बच्चा 3 क्लास में, 3 स्टैंडर्ड में है, तो उसे 3 क्लास के जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी पढ़ाई होगा वो सब समझेगा, लेकिन अगर उसे ही अब 10th क्लास का दे दे तो वो नहीं समझ पाएगा। तो ये तो हुआ बच्चे का इंटरनल फैक्टर, मतलब जो बच्चे को प्रभावित करता है आंतरिक, अगर बच्चे में इंटरेस्ट है चीज़ें सीखेगा, इंटरेस्ट नहीं है नहीं सीखेगा। मोटिवेशन बच्चे में है एकदम पढ़ेगा, नहीं है नहीं पढ़ेगा। फिजिकल स्टेट, अगर उसका बॉडी ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है, तो वो ज़रूर पढ़ेगा। अगर उसको पेट वगैरह में दर्द है, उसको प्रॉब्लम है, एकदम नहीं पढ़ेगा। प्रीवियस नॉलेज की बात करें, बच्चे को प्रीवियस नॉलेज है उसके बारे में, तो वो चीज़ें और जानने की कोशिश करेगा। अगर उसके बारे में कुछ चीज़ें उसको नहीं मालूम है तो अपना नज़र ऐसे से चिराएगा, ठीक है। जैसे कि क्लासरूम में भी देखते हैं, जिन चीज़ों के बारे में टीचर ने पूछा, अगर वो चीज़ें हमें आती है तुरंत हाथ उठाता है लोग, हम जानते हैं, लेकिन जिसको नहीं आता है, अरे वो उसका चेहरा कैसा होता है, कहता है क्या यार ये क्या पढ़ा रही है, इधर मुड़ी कर लेगा लोग, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज भी होना चाहिए और कॉग्निटिव लेवल, बच्चे का लेवल होना चाहिए ब्रेन का। यहाँ पर बात करते हैं इंटरनल फैक्टर जो लर्निंग को प्रभावित करता है। देखिए, अगर टेम्परेचर की बात करें, तापमान की बात करें, तो मान लेते हैं आप अभी समझिए कि गर्मी का दिन है, ठीक है,
और बच्चे को क्या कर रहे हैं, एकदम गर्मी में पढ़ाए जा रहे हैं, एकदम गर्मी का दिन है, एकदम गर्मी में पढ़ाए जा रहे हैं, एकदम पसीना से बच्चा बोर हो रहा है, सीखेगा कुछ चीज़? एकदम नहीं सीखेगा। वही बात करते हैं, मान लेते हैं अभी ठंडा का दिन है और बच्चे को एकदम फुल एसी में बैठा दिए, बच्चा सीखेगा? एकदम नहीं सीखेगा। टेम्परेचर मैनेज करता है, वातावरण यहाँ पर जो एक्सटर्नल फैक्टर है, समझिए कि एक तरह से वातावरण ही हुआ, तो ये बच्चे को टेम्परेचर पर भी सीखने, टेम्परेचर भी एक प्रभावित करता है बच्चे के सीखने ना सीखने को, ठीक है। नॉइज़ की बात करते हैं, शोरगुल, ये बाहरी चीज़ है जो बच्चे को प्रभावित करता है। अगर जहाँ नॉइज़ हो, शोरगुल हो, एकदम कुछ, मान लेते अभी दुर्गा पूजा है और अभी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करें, अब मान लेते उधर से कोई गाना बजा दे एकदम डीजे वाला, तो क्या आपको सुनाई देगा? बहुत शोरगुल है। आप कमेंट करेंगे मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रहा है, बहुत शोर आ रहा है, कान में शोर जा रहा है ईयरफोन लगाने पर। यानी कि जहाँ पर नॉइज़ हो, शोरगुल हो, वहाँ भी बच्चे की लर्निंग प्रभावित होती है, बच्चा नहीं सीख पाएगा, दिक्कत होगा उसको सीखने में। वहीं एकदम बिल्कुल शांत जगह है, आराम से बच्चा सीख सकता है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं, टीचर भी प्रभावित करता है। अगर मान लेते हैं हमने लर्निंग पढ़ाना शुरू किया और हमारे द्वारा पढ़ाए गए कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कहें कहाँ ही पढ़ा रही है, हमको कुछ बुझा नहीं रहा है, तुम खाली आकर पक 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 कर रही है। यानी कि टीचर भी डिपेंड करता है कि टीचर बच्चे को कैसा मतलब पढ़ा रहा है। अगर टीचर की सब्जेक्ट पर कमांड है, अच्छी कमांड है, अच्छी पकड़ है, तो वो अच्छा पढ़ाएगा, ठीक है। उसके पैडागोजी पर अच्छा कमांड है तो वो बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ाएगा, सब तरह से मेथड यूज करके पढ़ाएगा। यानी कि टीचर भी बाहरी तरह से इफेक्ट करता है, बच्चे को प्रभावित करता है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि कितने बच्चे एक क्लास में, मान लेते हैं 500 बच्चे भर लिए हैं, 1 घंटा का क्लास होगा, वहाँ भी बच्चे उस स्थिति में भी बच्चे नहीं सीख पाते हैं। ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो टीचर एक दूसरे बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, फिर वही लेक्चर मेथड का यूज़ करके वहाँ से चले जाएंगे। टीचिंग एड, टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसमें कौन कौन से मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज कर रहे हैं, उससे भी बच्चे की लर्निंग प्रभावित होती है। समझ में आया यहाँ तक? तो देखिए, रोट लर्निंग आपको जहाँ दिखेगी उसको देखते ही गलत काट दीजिएगा। मीनिंगफुल लर्निंग जहाँ हो वो बिल्कुल सही है। ये है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और ये फैक्टर, ठीक है। ये चीज़ें बच्चों में होनी चाहिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये लर्निंग का टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।